नमस्कार, मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में मनु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। आज हमारा विषय है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। मनु का राज्य का सप्तांग सिद्धांत, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति में राज्य के सावयव स्वरूप का वर्णन किया गया है। सावयव अर्थात ऐसा कोई निकाय जो विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, तो सावयव कहते हैं। स प्लस अवयव, सावयव। अवयव का अर्थ घटक या अंग भी होता है और मनुस्मृति में इनको प्रकृति शब्द से संबोधित किया गया है। जो राज्य के विभिन्न अंग हैं, घटक हैं या अवयव हैं, उन्हें मनुस्मृति में प्रकृति नाम दिया गया है या प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। मनु ने राज्य के 7 अवयव या अंग बताए हैं और इन्हें मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां कहा है। ये 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? देखो, पहला है स्वामी अर्थात राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा है पुर अर्थात राजधानी, चौथा राज्य जिसे जनपद कहा गया है मनुस्मृति में, पांचवा है कोश, छठा है दंड या सेना और सातवां है मित्र। तो इस प्रकार मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं जिन्हें वह राज्य की 7 प्रकृतियां कहता है। आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। प्रथम है स्वामी। मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है। जो राज्य में राजा होता है उसको राज्य का स्वामी मनु ने माना है। मनु ने राजा में नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा को आवश्यक माना है। अर्थात नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना गया है। अर्थात राजा कैसा होना चाहिए? जो नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त हो। दूसरी प्रकृति या दूसरा अंग है मंत्री। मनु का कहना है कि राज्य के कुशल संचालन हेतु योग्य एवं कार्यकुशल मंत्रियों की आवश्यकता होती है। राजा अकेले ही राज्य का कार्य संभालने में समर्थ नहीं है, उसको ऐसे मंत्रियों की आवश्यकता होती है अपने राज कार्य में सहायता हेतु जो योग्य एवं कार्यकुशल हो। मनु के अनुसार शासन की शक्ति राजा की निजी या व्यक्तिगत शक्ति नहीं होती। शासन की शक्ति एक संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य और कुशल मंत्रियों के माध्यम से करता है या कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए जो आवश्यक गुण और योग्यताएं बताई हैं उनका भी विस्तार से वर्णन मनुस्मृति के अंतर्गत किया गया है। तो दूसरा अंग या दूसरी प्रकृति हो गई मंत्री। और राज्य का तीसरा अंग जो है वह है पुर। पुर का अर्थ है राज्य की राजधानी, या ध्यान दीजिए आप, जो पुर शब्द आया है वो राज्य की राजधानी के लिए मनु ने प्रयुक्त किया है। और राजधानी कैसी हो? जो दुर्ग या किला, खाई, परकोटा आदि से भली भांति सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, जो राजधानी है वो किले के माध्यम से या खाई हो उसको चारों तरफ, या परकोटा या बाउंड्री की हुई हो, इससे उसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। ये जो पुर है, राजधानी है, उसमें एक सुरक्षित दुर्ग होना चाहिए। और उसने दुर्ग की कई श्रेणियां बताई हैं, जैसे धानवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग। ये दुर्ग के प्रकार हैं जहां पर वो बनाए जाते हैं। जैसे जल दुर्ग है जो या नदी के किनारे बनाया जाता है। ठीक है, मही दुर्ग जो समतल मैदान में बनाया जाता है, वृक्ष दुर्ग जो वृक्ष से घिरा हुआ हो। इस प्रकार दुर्ग की श्रेणियां मनु ने बताई हैं। जो चौथी प्रकृति है वह है
राज्य, राज्य को मनु ने जनपद कहकर संबोधित किया है। राज्य का अर्थ है जनपद, और मनु ने राज्य या जनपद में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। तो जनपद में क्या चीज शामिल है? जो राज्य की सीमाओं के अधीन जो भूमि आती है वह, और उस भूमि के अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं या जो जनता निवास करती है उसको मनु ने जनपद या राज्य में शामिल किया है। तो ये चौथा अंग उसका हो गया, या चौथी प्रकृति राज्य की हो गई। छठा है, पांचवा है कोश। कोश, राज्य में शासन के पास जो धन एकत्रित होता है या एकत्रित धन होता है उसको मनु ने कोश कहा है। ठीक है, जो राज्य के पास एकत्रित धन है वह कोश कहलाता है। मनु के अनुसार राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। तो कोश को बहुत आवश्यक माना है मनु ने कि एक राज्य के पास समुचित मात्रा में कोश या धन एकत्रित होना चाहिए ताकि वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के कार्य कर सके। छठी प्रकृति है या छठा अंग है दंड या सेना। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए मनु ने दंड या सेना को अनिवार्य माना है। राज्य की सुरक्षा हम दंड या सेना के माध्यम से ही कर सकते हैं। उसने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। कि उसने राजा को सलाह दी है कि जो अपनी सेना के जो समस्त अंग हैं उनको मजबूत बनाए और राज्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करे। अब ये सेना के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं मनु ने बताया है, जैसे हस्ती सेना अर्थात हाथियों की सेना, रथ सेना, अश्व सेना यानी घुड़सवार सैनिक जिसमें सैनिक होते हैं, घुड़ सेना जिसे हम कहते हैं, जल सेना, पदाती सेना यानी पैदल सेना। इस प्रकार मनु ने सेना के विभिन्न अंग बनाए हैं और उनको सुदृढ़ बनाने का समर्थन किया है ताकि राज्य की रक्षा समुचित प्रकार से हो सके। अंतिम जो अंग है वह है मित्र। मनु मित्र को भी राज्य का एक आवश्यक अंग मानता है। उसके अनुसार कोई भी राजा शून्य में यानी एकांत में या अलग थलग नहीं रह सकता। उसे दूसरे राज्यों से अनिवार्य रूप से संबंध बनाने ही होते हैं। इन्हें हम वैदेशिक संबंध कहते हैं, परराष्ट्र संबंध कहते हैं। तो कोई भी राजा शून्य में या एकांत में नहीं रह सकता कि वो किसी भी दूसरे अन्य राज्य से किसी भी प्रकार के संबंध ना बनाए, ऐसा संभव नहीं है। तो राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके राज्य उसके अन्य राज्यों से संबंध कैसे हो, मैत्रीपूर्ण हो। तो राजा को अपने मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए और जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। जब अन्य राज्यों के साथ किसी राज्य के संबंध मैत्रीपूर्ण होते हैं अर्थात उसके अधिक संख्या में मित्र होते हैं तो वो राज्य अधिक विकास करता है और वहां की जनता के कल्याण के लिए अधिक समय दे पाता है, कार्य कर पाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 अंग मनु ने बताए हैं राज्य के। चूंकि ये 7 हैं संख्या में इसलिए सप्त अंग, 7 अंग का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो पहला इसका स्वामी अर्थात राजा हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा मंत्री, तीसरा है पुर या राजधानी, चौथा है राज्य या जनपद, पांचवा है कोश, और छठा है दंड या सेना, और सातवां है मित्र। तो इस प्रकार आप इनको क्रम से याद रखें और इनको इस बात का आप विवरण दें। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो स्वामी अर्थात राजा से क्या तात्पर्य है मनु का, मंत्री के संबंध में क्या विचार हैं, इसी प्रकार दंड, सेना, कोश, तो आप इन चीजों को याद रखें। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि सप्तांग सिद्धांत का हम विश्लेषण कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है। सप्तांग सिद्धांत राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो उसमें एक बात जो निकल कर आती है, कमी हम कह सकते हैं, हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि राज्य की प्रकृति को समझने के लिए यह पूर्ण आधार प्रस्तुत नहीं कर सकता। मनु कहते हैं, मनु ने राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों यानी राज्य जिन चीजों से मिलकर बनता है, संरचना उसके कार्य यानी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंग या प्रकृति का नाम दे दिया है। तो एक आलोचना ये की जाती है कि मनु ने जो राज्य की संरचना है और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए जो आवश्यक साधन है उन्हीं को ही राज्य के अंग या प्रकृति नाम दिया है। इसमें राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व, जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, संप्रभुता।
को सम्मिलित नहीं किया गया। आपने देखा कि 7 जो अंग थे राज्य के, उसमें संप्रभुता का उल्लेख कहीं नहीं किया गया था, और नहीं राज्य के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र को इन अंगों के अंदर स्थान दिया गया है। तो सबसे बड़ी कमी क्या है, इसमें जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता, उसको शामिल नहीं किया गया है, और दूसरा इसमें राज्य के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र को भी स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। मनु ने इन अंगों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया है। तुलनात्मक वरीयता यानी पहला कौन सा, मतलब जो महत्व, पहले सर्वाधिक महत्व किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, तुलनात्मक वरीयता। हम वरीयता किस प्रकार दें, उसके अनुसार प्रत्येक अंग उसके पश्चात आने वाले अंगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। समझ में आई बात आपको, कि जो पहला अंग है वह दूसरे अंग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार दूसरा अंग तीसरे अंग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, और तीसरा अंग चौथे अंग, इसी प्रकार क्रमशः हम 7 अंगों की बात करते हैं। तो इसे कहते हैं तुलनात्मक वरीयता। अर्थात राज्य का शीर्ष स्वामी अथवा राजा जो है, जो राज्य का शीर्ष है वो कौन है, स्वामी और राजा। ठीक है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अन्य अंग हैं उनकी वरीयता या उनका महत्व मनु ने माना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, राज्य का स्वामी होता है। उसके बाद मंत्री, कोष, दंड, मित्र आदि का स्थान आता है। तीसरा बात करते हैं हम इसकी विश्लेषण के अंतर्गत। मनु ने राज्य की प्रकृतियों की पारस्परिकता को स्वीकार किया है। मनु जो है, जो राज्य के अंग हैं या प्रकृतियां, इनकी पारस्परिकता को स्वीकार किया है, अर्थात ये समस्त प्रकृतियां या अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं और प्रत्येक इनमें से राज्य के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इन चारों को, अब 7 को हम अलग अलग करके इनका राज्य इनके आधार पर बन सकता है, नहीं, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, और प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है। मनु के अनुसार जिस कार्य विशेष की सिद्धि जिस प्रकृति विशेष से होती है, ध्यान दीजिए कि मनु क्या कहता है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि जिस प्रकृति विशेष से होती है, उस संदर्भ में उस प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस समय मित्र के माध्यम से कोई कार्य सिद्ध हुआ है, तो उस समय हमें उन राज्य के अन्य अंगों की तुलना में मित्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। इसी प्रकार हम अन्य अंगों के बारे में बात करें, चाहे मंत्री हो, कोष हो, दंड या सेना हो, ठीक है, जिस समय जो काम आता है वही उस समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत, इस व्याख्यान के अंतर्गत मनु के राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसका अध्ययन किया है। ठीक है, हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आपसे के सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया है, इसका जो पीडीएफ फाइल है, मैंने उसका वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसमें एक लिंक दिया हुआ है, तो आप इस पीडीएफ फाइल को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।